नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक मेरे पास धमाका खबर है, बम शेल है। और इस बम शेल का मतलब ये है कि दिल्ली में कुछ बड़ा बवाल और धमाल हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए और गुजरात चुनाव से दूर रखने के लिए हो सकता है कि ये ब्रह्मास्त्र चला जाए, जिसकी बातचीत हो रही है। बहुत जो नज़दीकी स्रोत हैं बीजेपी के, उनका कहना यह है कि दिल्ली में ये बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसको चलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर वो इसका इस्तेमाल करती है तो अरविंद केजरीवाल की पूरी ताकत आधी हो जाएगी। क्या है वो ब्रह्मास्त्र, किस तरह की चर्चा चल रही है, वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से विकल्प आजमाए जा रहे हैं, क्यों आजमाए जा रहे हैं और क्यों अचानक केजरीवाल तेज़ी से केंद्र सरकार के राडार पे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के राडार पे आ गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दो अलग अलग चीज़ नहीं रह जाती हैं जब कम से कम बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मसला समझाऊँगा, अंदर की सारी बातें समझाऊँगा, सूत्र क्या कह रहे हैं वो बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक विकल्प केजरीवाल के खिलाफ बार बार विचारार्थ आ रहा है और अगर इस विकल्प को अपनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को खुद भी नुकसान हो सकता है। और यही इवैल्यूएशन चल रहा है, इसलिए अभी तक ये चीज़ बाहर नहीं आई है। एक बम शेल गिराने की तैयारी है और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए या उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क हैं जिन तर्कों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कदम इसलिए नहीं उठा पा रही है क्योंकि उसके लिए ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में अगर बम गिराते हैं तो इसकी जो भनक या धमक है वो गुजरात तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, यहाँ का जो आधा अधूरा राज्य उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो क्या होने वाला है। दरअसल पिछले 20 सालों से, बल्कि 25 सालों से, जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री होते थे, उस ज़माने से ये बार बार एक मसला बन रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दिया जाए। क्योंकि आधा राज्य होने के कारण दिल्ली में, आधा राज्य मतलब जो लोग नहीं जानते हैं दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को, उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे आधी चीज़ें जैसे ज़मीन, जैसे स्वास्थ्य का, अगर अस्पताल हैं तो यहाँ 3 तरह के अस्पताल हैं। केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं दिल्ली में, जैसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल वगैरह। राज्य सरकार के भी अस्पताल हैं जैसे GV पंत, LNJP। और नगर निगम के भी अस्पताल हैं जैसे बाड़ा हिंदूराव और राजन बाबू TB अस्पताल। इस तरह से बहुत सारा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और बहुत सारी जैसे सड़कें हैं, 60 फुट से ज़्यादा चौड़ी सड़कें दिल्ली सरकार के पास, PWD के पास, उससे सकरी सड़कें नगर निगम के पास। इस तरह का जो पूरा एक कार्यक्रम है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। और ये मांग होती रही है कि भाई हम चूँकि एक राज्य हैं तो हमारे को आप पूरी तरह से स्वतंत्रता दीजिए, जैसी दूसरी राज्य सरकारों के पास होती है वैसी हमें दीजिए। इसके खिलाफ एक पुलिस जैसे केंद्र सरकार के पास होती है, वो राज्य सरकार के पास नहीं होती है। राज्य सरकार के पास एक एंटी करप्शन ब्यूरो था, अब वो भी केंद्र सरकार के पास चला गया। तो करप्शन रोक सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते। अब इस पूरी व्यवस्था के बीच सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इसको पूर्ण राज्य बना दिया जाए तो दिल्ली राज्य के अंदर देश की राजधानी नई दिल्ली भी आती है। और नई दिल्ली के अंदर सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, बहुत सारी एजेंसियां हैं, एक राजधानी का पूरा सेटअप है जो NDMC के अधीन आता है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकार को दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक संभावना है कि राज्य सरकार के
अधीन केंद्र सरकार का कंट्रोल कुछ हद तक आ जाएगा, जिससे उसको नियंत्रित करना मुश्किल होगा। और ये व्यवस्था के हिसाब से एक संतुलित चीज़ नहीं मानी जा रही है, इसलिए उसको पूरा राज्य नहीं बनाते हैं। क्योंकि भाई कल के दिन मान लीजिए एक कोई केंद्र के बड़े नेता हैं बीजेपी के, और उनको अगर दिल्ली सरकार को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो जैसे आजकल सिसोदिया जी के छापा पड़ता है, वैसे उल्टा होगा, केंद्रीय मंत्री के यहाँ दिल्ली की सरकार छापा पड़वा देगी अगर पुलिस उसके पास हुई तो चीज़ों को बड़ा मुश्किल है करना मैनेज। इसलिए ये एक लंबे समय से विवाद चला आ रहा है कि इसको पूर्ण राज्य करें या नहीं करें। लेकिन इसका जो तीसरा विकल्प है एकदम उल्टा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण राज्य की मांग कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण राज्य की मांग कर चुकी है और आम आदमी पार्टी भी पूर्ण राज्य की मांग करती रही है। लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं है कि एक बहुत अलोकप्रिय मांग कर दे कि राज्य का टंटाई ख़त्म करो, उसको आप उठा के यूनियन टेरिटरी बना दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो, जैसा कि दिल्ली पहले हुआ करता था। दिल्ली में एक महानगर कार्यकारी परिषद होती थी, जिसके मुख्य कार्यकारी पार्षद होते थे जगप्रवेश चंद्र। लेकिन उस वक़्त दिल्ली में सरकार नहीं होती थी और वो एक टेम्पररी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि लंबे समय तक दिल्ली में विधानसभा नहीं रही। तो जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके बाद में एक लंबे समय तक गैप रहा है, तो वे कार्यकारी परिषद बनी हुई थी दिल्ली में, और उसी के ज़रिए दिल्ली का कामकाज चला करता था। अब इसके पीछे मैं आपको एक पॉलिटिकल कारण बताता हूँ। वो पॉलिटिकल कारण कौन सा हो सकता है जिसके कारण इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे सटीक समय लगता है। दिक्कत ये हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने नाक में दम किया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे सुरक्षित जगह है, जैसे आपके किले में एक ऐसी जगह जिसको आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो तोता जिसमें राक्षस की जान होती है, वो है गुजरात। गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो देशव्यापी एक संदेश आएगा कि मोदी जी के राज्य में बीजेपी हार गई, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में ऐसी स्थिति आने देना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में काफ़ी हद तक पीछे धकेलने में बीजेपी को कामयाब रही थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इतने लंबे शासन के बाद वो कतई गुजरात को खोना नहीं चाहती है। और केजरीवाल बार बार गुजरात पहुंच जाते हैं, तरह तरह से प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरह से वहाँ पे एक अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं। और सिर्फ प्रेजेंस दर्ज नहीं करा रहे हैं, उनकी एक अहम और गंभीर प्रेजेंस वहाँ दिखाई दे रही है। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा आज की स्थिति में कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, लेकिन ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक अच्छी और मजबूत विकल्प के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं। और गुजरात में बहुत सारे लोग केजरीवाल को विकल्प के तौर पे देखने लगे, और ये स्थिति जो है बार बार एक संदेश दे रही है। दूसरा, केजरीवाल का जो टेस्टेड फार्मूला है वो उन्होंने गुजरात में भी अपनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि वहाँ की जो सरकारी नौकरियाँ हैं और प्राइवेट नौकरियाँ हैं, यानी जो प्राइवेट नौकरियाँ हैं, दुकानों में नौकरी होगी, फैक्ट्री में नौकरी होगी, उस सबको रिजर्व कर दिया जाएगा। 80% लोग गुजरात के ही रखे जाएंगे। अब ये नारा वो दे के आए हैं वहाँ पे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर चुके हैं। 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं केजरीवाल, और वो बार बार तरह तरह के यहाँ के वहाँ के उदाहरण देते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने नौकरियों पे पंजाब में काम करना शुरू कर दिया है, और दिल्ली में हमारे हाथ में कुछ है नहीं। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता, अगर आप निठल्ले हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, आप पूरी कोशिश कर चुके हैं, तो निराश ना हो, सरकार जब तक आपके पास नौकरी नहीं है आपको बेरोज़गारी भत्ता देगी। ये वादा वो कर चुके हैं। इसके अलावा मुफ्त और अच्छा इलाज देने का वादा कर रहे हैं। दिल्ली का मॉडल उनके पास है। दिल्ली में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक तो चलाए गली गली में। इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया कि जो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल थे उन सबको कह दिया कि भाई आपको इतने % मरीज़ हमारे ट्रीट करने पड़ेंगे। चूँकि इनको शर्त पे ही ज़मीन इस शर्त पे मिली थी, लेकिन उसको कोई लागू नहीं कर पा रहा था। अरविंद केजरीवाल ने एक सिस्टम किया कि भाई अब सरकारी अस्पताल से ही रेफ़र कर दिया जाएगा, जाइए अपोलो अस्पताल में इलाज कराइए। तो अब उन बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों के ऊपर प्रेशर है, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को कॉरपोरेट अस्पतालों में मुफ्त में इलाज मिल जा रहा है, क्योंकि सरकार उसका जो है वो खर्चा देती है। और उसके अंदर उनका भी एक ऑब्लिगेशन है कि उनको मुफ्त में इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सस्ते में और रियायत पे ज़मीन ली थी।
इसी तरह से स्कूलों के ऊपर भी एक प्रेशर है। तो एक सस्ता और अच्छा इलाज का वादा वो गुजरात में कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में वो शिक्षा की बात कर रहे हैं और साथ साथ वो कैंपेन भी बहुत तगड़े से चला रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन, 1 महीने का पूरा। देवभूमि द्वारका में एक कैंपेन लॉन्च करेंगे और इस हद तक इन्होंने वहाँ पे नाक में दम कर रखा है बीजेपी का कि इनके लीडरों पे हमले तक होने लग गए हैं। दिल्ली की जो विधानसभा है और दिल्ली में केजरीवाल के ताकत में रहने के कारण केजरीवाल के पास संसाधन काफ़ी हैं। ये बात सुनने में अजीबोगरीब होगी, खुद को भुलावे में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि केजरीवाल के पास चूँकि दिल्ली में सरकार है और दिल्ली में सरकार होने के कारण उनके पास काफ़ी संसाधन हैं और उनको काफ़ी बैकअप है और काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जिसकी सरकार होती है ना, उसको पूंजीपति, धनपति, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, वो मदद करते हैं उसको उनको लगता है कि हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में हमको रिटर्न मिलेगा। हम इस देश में देख रहे हैं बड़े बड़े रिटर्न मिलते हुए। हमारे देश में हमारे तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हमारे भारत के हैं, जो कि एलन मस्क और जॉस बेजॉस जो हैं आपके अमेज़न वाले, उनके बाद तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। खैर, तो भारत में जो है उस तरह से बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, उसमें रिटर्न लगता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पे हैं तो जो आर्थिक ऑक्सीजन है ना, बहुत सारा पैसा उनको ज़रूरत के लिए मिल सकता है और मिल रहा है, ऐसा माना जाता है। इन सब चीज़ों का प्रमाण कोई नहीं दे सकता, इसलिए इसका कोई प्रमाण नहीं है, चाहे तो आप इसको झूठ मान लें। तो वो जो पैसा होता है, उस पैसे के दम पे आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा कवरेज मिलता रहता है सरकार को। अगर वो विधानसभा में भाषण देते हैं तो सारे चैनलों पे थोड़ी बहुत उसकी प्रेजेंस भी मिलती है, उस पर चर्चा भी होती है, सोशल मीडिया पे भी वो वायरल होते रहते हैं और उसके पीछे भी एक आर्थिक उनका बहुत बड़ा जो कारण है, उसमें पैसे वैसे लगा के भी कई चीज़ें होती हैं। वो सबको मिला के, कुल मिला के एक आर्थिक ताकत केजरीवाल साहब के पास दिल्ली में सत्ता में होने की वजह से है। केजरीवाल सरदर्द हैं, इसलिए उनको लगातार तरह तरह की कड़वी दवा दी जा रही है। उनके एक मंत्री जेल में है, दूसरे मंत्री के पीछे कभी ईडी जाती, कभी सीबीआई जा रही है और लगातार उनके खिलाफ जांच चल रही है। अभी सीबीआई है, सीबीआई जैसे हटेगी ईडी अपना काम करना शुरू कर देगी और पूरी कोशिश है कि सिसोदिया चले जाएं जेल में। और इसके बीच में पूरा ध्यान इस बात पे कि करप्शन के केसेस ला दोगे तो जो ईमानदार छवि है केजरीवाल की, वो गुजरात में बेईमान वाली हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास भी संसाधन है, वो बार बार कहेगी ये तो बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है। अन्ना हजारे ने भी एक चिट्ठी लिख दी है जिस पे आरोप लग रहा है कि वो लिखवाई गई है और उस चिट्ठी में भी वो आबकारी नीति पे और दूसरी चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं। यानी एक नारा और पक्का होता है कि जो गुरु का नहीं वो आपका क्या होगा। तो ये पूरा तनाव चल रहा है। उस पूरे तनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, या तो ये मोर्चा खोलते नहीं, अब उन्होंने खोल लिया है मोर्चा। अब अगर मोर्चा खोल लिया है और हारेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि गुजरात के बारे में ये परसेप्शन है वो कि वो एक हीरो वर्शिपर स्टेट है। मोदी की छवि लार्जर देन लाइफ है, अमित शाह की छवि लार्जर देन लाइफ है। वो जो चाहे कर सकते हैं, उनके पास अनंत क्षमता है, अनंत बुद्धि है, अनंत संसाधन है और इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस धारणा भर से, सिर्फ इस धारणा से काफ़ी वोट आपको गुजरात में मिल जाते हैं। और क्या मोटा भाई बड़ा आदमी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कमाल है उसने ये कर दिया। तो वो जो एक हीरो वाली इमेज होती है, हीरो वर्शिपिंग वाला जो कल्चर है, वो वहाँ पे माना जाता है कि काफ़ी हद तक काम करता है। और अगर अब वो हार मान लेते हैं केजरीवाल से या कदम पीछे खींच लेते हैं तो ये क्लियर कट केजरीवाल के लिए वॉकओवर हो जाएगा। तो अब पीछे भी नहीं हट सकते, या तो केजरीवाल को मार दो या हार जाओ। अब हालत यह है कि केजरीवाल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और इस पूरी लड़ाई के बीच में मसला यहाँ पहुँच गया है कि अब केजरीवाल की ऑक्सीजन कैसे काटी जाए, ताकत कैसे कम की जाए। जब नोटबंदी हुई थी तो आपको याद होगा ये कहा गया था कि मायावती का पूरा ऑक्सीजन छीन लिया जाएगा, नोटबंदी कर देंगे तो इनके पास जितना कैश रखा हुआ है वो बेकार हो जाएगा और उसके बाद चुनाव लड़ने में आसानी होगी। ये कहा गया था, बहुत ज़्यादा ये बात फैली थी उस दौरान। और ये बात भी है कि ये आर्थिक कमर तोड़ते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में ख़त्म हो गई है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के पास में आर्थिक स्रोत जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं।
मध्य प्रदेश में उसकी सरकार तोड़ दी गई है, हटा दी गई है, तो आर्थिक स्रोत कम हो गए हैं। झारखंड वाले अपने विधायकों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। तो जो विपक्ष के पास में जो संसाधन आते हैं, देखिए इस देश की राजनीति का कड़वा सच ये है कि देश के लोगों के संसाधनों का इस्तेमाल करके आप अपने सत्ता का दुरुपयोग करके संसाधन जुटाते हैं, उन संसाधनों से आप चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद में उस ताकत का इस्तेमाल भी जनता के खिलाफ ही करते हैं। ज़्यादातर यही होता है। तो इनकी ऑक्सीजन कट कर दी गई है। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की कम कर दी गई, कट कर दी गई, गोवा में खेल हुआ, यहाँ इतने सारे जो खेल होते हैं, और वही खेल केजरीवाल के साथ हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन कट कैसे करें? इतने सारे विधायक हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए 2/3 विधायक तोड़ने पड़ते हैं, वो टूटने का कोई सीन नहीं। तो अब क्या करेंगे? सत्ता छीनने का एक ही तरीका बचता है, और वो तरीका है कि ताकत ही छीन लो। ना विधानसभा रहेगी, ना तुम मुख्यमंत्री रहोगे, और वो विधानसभा रहे ना रहे ये फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन मुकाबला केजरीवाल से है। अगर सिसोदिया के खिलाफ आबकारी नीति का मामला होता है तो इतने सारे बवाल के बाद भी चर्चा आबकारी नीति के बनाने की, उसके मेरिट डीमेरिट की नहीं होती है, बल्कि इसकी होती है कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई रेड हो गई, केजरीवाल को अस्थिर किया जा रहा है। ये ताकत है उसके पास। और अगर वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पहुंच गया गुजरात में, स्यापा पाने, रोने के लिए, मुझे देखिए मेरी सरकार गिरा दी, ये देखिए ये चाहते नहीं है बच्चों को एजुकेशन मिले, ये चाहते नहीं है लोगों को हेल्थ मिले, हम कितना अच्छा काम कर रहे थे, हम तो ईमानदार हैं जी, वगैरह वगैरह, तो दिक्कत हो सकती है किसके लिए? मोदी साहब के लिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सोच रही है कि वो दिक्कत कितनी हो सकती है, इसका असेसमेंट कर लें। और जो प्रचार केजरीवाल करेंगे, क्या उस प्रचार को गुजरात में पार्टी काउंटर कर पाएगी? क्योंकि एक लंबे समय थे, एक तो गुजरात में सरकार में पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए टिकट बदल के देख लिए, लीडरशिप बदल के देख ली, सब करके देख लिया कि गुस्सा मुख्यमंत्री पे था, हटा दिया जी इस मुख्यमंत्री को, आपका गुस्सा कम हो जाए। तो अब ये जो दंगल है ये बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, जिसमें दोनों के लिए जीतना अस्तित्व का प्रश्न बन गया। जो हार जाएगा वो मर जाएगा। गुजरात हारने का मतलब ये है कि 2024 में देश भर में मोदी जी के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए साम दाम दंड भेद, किसी की खोपड़ी पे ईवीएम मारनी पड़े, उसके लिए भी पार्टी तैयार होगी। लेकिन ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे खुद को ही नुकसान हो जाए, और वो काम है दिल्ली में विधानसभा ख़त्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाना। और बस उसी को लेकर एक दुविधा पार्टी के सामने खड़ी हुई है। और इस घमासान के बीच में जब बहुत ज़्यादा हाथियों की लड़ाई हो रही है तो 2-4 शरीफ आदमियों की कमर टूट जा रही है। उनमें से एक कांग्रेस है। कांग्रेस गुजरात में नंबर 2 वाली स्थिति में रह पाएगी, नहीं रह पाएगी? क्या कांग्रेस इस युद्ध में कुचल जाएगी, धूल में ढक जाएगी? क्योंकि कांग्रेस के पास संसाधनों का पैटर्न फ़र्क है। वहाँ आर्थिक संसाधन पार्टी में नहीं आते हैं, किसी नेता पे भी नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि सोनिया जी की दस्तखत से करोड़ों अरबों रुपए का कुछ इधर का उधर हो जाने की गुंजाइश हो, उनकी पार्टी के खजाने में पैसे पड़े हों। वो गुजरात में जिस आदमी को कहेंगे कि भाई आप बन जाओ मुख्यमंत्री, वही आदमी कहीं से संसाधनों का इंतज़ाम करेगा, वही लड़ेगा। तो वो स्थिति कांग्रेस की ऐसी हो रही है कि ये जो लड़ाई हो रही है इसमें कांग्रेस ख़त्म हो रही है। कांग्रेस ख़त्म होती है तो दोनों पार्टियों को फ़ायदा है। आम आदमी पार्टी का वजूद बनता है और बीजेपी का कांग्रेस मुक्त अभियान आगे बढ़ता है। लेकिन ये कांग्रेस मुक्त के चक्कर में जो अलग अलग बहुत सारे सरदर्द खड़े हो गए हैं बीजेपी के लिए, वो भी उसको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है। बहरहाल एक फैसले की देरी भर बची है कि दिल्ली राज्य से लेके केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस घटनाक्रम को जान गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ऐसी जानकारी मिली होगी जो अभी किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर नहीं आई है। और ये भी बता दूं कि इसको लेके केजरीवाल खेमे में भी तैयारी चल रही है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश, जब मेरे पास खबर आ सकती तो उनके पास भी स्रोत हैं, कि अगर केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है तो ऐसी स्थिति में इसका मुकाबला कैसे करना है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, मेरे चैनल के बारे में बताएं। 10 लाख यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर से हम थोड़ा सा दूर हैं। आप धक्का लगाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।